नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंस इन्फोटेक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर 13, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आप क्या चीज़ बनाओगे। आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर आप एक इफेक्टिव स्लाइड प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एप्लीकेशन को कैसे ओपन करोगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में जैसे आप पावर पॉइंट टाइप करते हो, एक एप्लीकेशन का आइकन दिखेगा। उस एप्लीकेशन के आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन होने के बाद में आपको जो इंटरफेस दिखता है, उस इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहला इंटरफेस आता है, वो आपकी आती है स्लाइड बॉडी। स्लाइड बॉडी के ऊपर आप एक स्लाइड के ऊपर कार्य करोगे। उसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है, वो आता है प्लेस होल्डर। उसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है, वो आता है थंबनेल। थंबनेल में आपको स्लाइड दिखेगी, उस स्लाइड के ऊपर आप काम करोगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, हमारे पास में आता है वो नोट्स पेन। नोट्स पेन के अंदर आप कोई भी नोट्स लिख सकते हो कि इस स्लाइड में आप किस लिए ये स्लाइड बना रहे हो। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन इसके टैब के बारे में। सबसे पहला टैब है वो है हमारा फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर आप एक फाइल को सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपकी एक प्रेजेंटेशन को आपको अगर सेव करनी है तो आप सेव कर सकते हो, और उसी प्रेजेंटेशन को एक अलग नाम से सेव करनी है तो आप सेव एज बटन को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में अगला ऑप्शन आता है, वो आता है ओपन बटन। ओपन बटन पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट में सेव की गई प्रेजेंटेशन को आप ओपन भी कर सकते हो। और उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, वो आता है हमारे पास में क्लोज बटन। क्लोज बटन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की किसी प्रेजेंटेशन को आप क्लोज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन। तो एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे। फाइल टैब में क्लिक करने के बाद में आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देते हो तो ये आपकी एक प्रेजेंटेशन फाइल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो आप इसका लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। Ctrl+W इसका शॉर्टकट है आप एक प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक क्रिएटिंग स्लाइड्स वाया टेम्पलेट, विजार्ड्स एंड ब्लैंक स्लाइड, कि आप इन सारे माध्यम से आप एक नई स्लाइड बना सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी। न्यू स्लाइड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियली कुछ थीम्स प्रोवाइड की जाएगी। उन थीम्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना चालू कर सकते हो। तो आप एक स्लाइड को डुप्लीकेट भी कर सकते हो, आप एक स्लाइड की आउटलाइन भी सेट कर सकते हो, आप एक स्लाइड को वापस दोबारा यूज करने के लिए रीयूज भी कर सकते हो, और आप एक स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में मिल जाते हैं एक स्लाइड के ऊपर काम करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले टॉपिक में हमने पढ़ रखा था कि इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास में सबसे पहले टेबल आ गई, टेबल के बाद में हमारे पास में इमेज आ गए, इमेज के बाद में इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप आ गया, इलस्ट्रेशन के बाद में लिंक्स आ गए, लिंक्स के बाद में टेक्स्ट आ गए, टेक्स्ट के बाद में सिंबल आ गए, उसके बाद में हमारे पास में मल्टीमीडिया आ गया। तो ये सारे कुछ ग्रुप्स है जिसके अंदर से हम किसी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी कोई सूचना को प्रदान करना होता है तो आप इसके लिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का टूल यूज करते हो। सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद में इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप पे जाना होगा। इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप पे जाने के बाद में आपको स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जिस टाइप की डिज़ाइन पसंद है उस टाइप की डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी स्मार्ट आर्ट अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक है वो है साउंड। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में किसी साउंड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो आप किस माध्यम से करोगे। आप अपनी फाइल को वीडियो के फॉर्म में भी इंपोर्ट कर सकते हो और आप ऑडियो की फाइल में भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास में दो तरीके थे, एक मीडिया को कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। हमारा अगला टॉपिक है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसके माध्यम से आप एक जगह से रीडायरेक्ट कर जाते हो किसी अलग जगह पे। जैसे अगर हमारे पास में एक क्लिक नाम से बटन है, उस पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा किसी अलग वेबसाइट पे। तो ये आप हाइपरलिंक के माध्यम से कर सकते हो। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ ए प्रेजेंटेशन, कि आप अपने प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिजाइन सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। डिजाइन सेक्शन पे आप अगर पूरी थीम को लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे थीम पे जाके क्लिक कर सकते हो। आपको जिस भी टाइप की थीम चाहिए तो आप उस थीम को क्लिक करोगे, उसके बाद में ये आपकी थीम इंप्लीमेंट हो चुकी है। और अगर आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप क्लिक करोगे बैकग्राउंड स्टाइल में। बैकग्राउंड स्टाइल पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास में एक विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो वन बाय वन हम बात करते हैं। पहला, आप
उसके बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल कर सकते हो। उसके बाद में आप पिक्चर के ऊपर करेक्शन कर सकते हो, पिक्चर के ऊपर कलर कर सकते हो, और आर्टिस्टिक इफेक्ट अगर आपको लगाने हैं तो वो भी चीज़ कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपके बैकग्राउंड में अगर आपको कोई पिक्चर सेट करनी है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम फिल पे जाएंगे, फिल पे जाने के बाद में उसके बाद में हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में हम इंसर्ट करेंगे। अपने पीसी से हमें कोई अगर फाइल इंसर्ट करनी है तो हम सिंपली क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो हमें इमेज बैकग्राउंड में लगानी है उस इमेज पे क्लिक कर देंगे तो वो इमेज हमारी बैकग्राउंड में लग चुकी है। तो ये तरीका था एक बैकग्राउंड को सेट करने का। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, यूज ए कलर एज ए स्लाइड बैकग्राउंड। कि आप अगर एक स्लाइड के बैकग्राउंड में कलर इफेक्ट अगर लेना चाहो तो आप एक कलर भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड की विंडो को ओपन कर लिया। फॉर्मेट बैकग्राउंड की विंडो को ओपन करने के बाद में फिल पे क्लिक किया, फिल पे क्लिक करने के बाद में सॉलिड फिल पे क्लिक किया, सॉलिड फिल पे क्लिक करने के बाद में हमने कलर चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप कलर चूज करने जाते हो तो आपके पास में एक कलर पैनल ओपन हो जाता है। उस कलर पैनल से आप कोई भी एक कलर को चूज करोगे तो वो आपका बैकग्राउंड एज ए बैकग्राउंड के रूप में वो कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, यूजिंग ए ग्रेडियंट फिल एज ए स्लाइड बैकग्राउंड। स्लाइड बैकग्राउंड में आप ग्रेडियंट फिल कैसे कर सकते हो। स्लाइड बैकग्राउंड में अगर आपको ग्रेडियंट फिल करना है तो सबसे पहले आपको कौन सी विंडो ओपन करनी पड़ेगी, विंडो ओपन करनी पड़ेगी फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिल पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको मिलेगा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल पे बनी बनाई कुछ डिजाइन होते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म में आपको डिजाइन मिल जाएगी, उसको आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये तरीका था हमारे पास में ग्रेडियंट को एज ए बैकग्राउंड में सेट करने का। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक है हमारा यूजिंग अदर बैकग्राउंड इफेक्ट एज ए स्लाइड बैकग्राउंड। की स्लाइड बैकग्राउंड में आप अदर इफेक्ट कैसे लगा सकते हो। जैसे आपको अगर कोई टेक्सचर लगाना है तो आप टेक्सचर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड की विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्सचर फिल, और उसके बाद में आपको टेक्सचर फिल पे क्लिक करना है और जिस भी टाइप का आपको टेक्सचर इंप्लीमेंट करना है तो वो एज ए बैकग्राउंड के रूप में सेट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है बिल्डिंग ए प्रेजेंटेशन। कि आप प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप तक कैसे दोगे। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टिप्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहली टिप है वो है स्लाइड की संख्या को कम से कम रखें। तो हमारी अगली टिप है वो है चूज ए अप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज। कि आप अपनी जो फॉन्ट साइज है वो एक फिक्स रखें। उसके बाद में हमारे पास में अगली टिप है वो है कीप टेक्स्ट सिंपल। आप अपने टेक्स्ट को जितना हो सके उतना सिंपल रखा जाए। यूज ग्राफिक्स टू एक्सप्रेस योर मैसेज। अगर आपको कोई मैसेज देना है किसी को तो आप ग्राफिक्स का इतना यूज कीजिए ताकि वो आपका मैसेज पहुंच पाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाले टिप के ऊपर। अगर आप कोई चार्ट यूज कर रहे हो तो आपको चार्ट का लेबल लगाना भी जरूरी होता है। उसके बाद में हमारे पास में अगली टिप है वो है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है कि आपने जो स्लाइड्स बना रखी है उसको किस टाइप से दिखाना है, तो वो चीज़ आप कहाँ से करोगे, स्लाइड शो में करोगे। स्लाइड शो में हमारे पास में कौन से ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला ग्रुप के अंदर पहला जो आइकन है वो आइकन दिखाता है हमें कि आप अपनी स्लाइडों को स्टार्ट नंबर 1 से आप स्लाइड को बिगिनिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आप फ्रॉम बिगनिंग का यूज करोगे। अगर आप स्लाइड नंबर 5 पे बैठे हो और आप वहाँ पे स्लाइड नंबर 5 से आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑन करना चाहते हो तब आप फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करोगे। उसके बाद में अगर आपको स्लाइड को ब्रॉडकास्ट करनी हो कि एक ही स्लाइड को बहुत अलग अलग जगह पे आपको दिखानी है तो हम ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है वो आता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो के अंदर कस्टमाइज स्लाइड्स को ही आप दिखा सकते हो। तो ये हमारे पास में ऑप्शन थे स्लाइड शो को दिखाने के। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है वेरियस टैब्स एंड ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास में डिजाइन टैब आ जाता है, थीम्स टैब आ जाता है और हमारे पास में अगला टैब आता है ट्रांजिशन टैब। उसके बाद में हमारे पास में अगला टैब आता है एनिमेशन टैब। तो हमारे पास में ये कुछ टैब्स है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो डिजाइन टैब में हम क्या करते हैं कि स्लाइड का बैकग्राउंड का डिजाइन अगर आपको चेंज करना है, एक ही साथ में आपको सारे स्लाइड का बैकग्राउंड का डिजाइन चेंज करना है तो आप डिजाइन टैब का यूज करोगे। डिजाइन टैब के अंदर आप क्या क्या चीज़ें डिजाइन चेंज कर सकते हो उसके बारे में हम 1 बाय 1 बात करते हैं। आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हो। पेज का सेटअप का मतलब आप पेज के अंदर मार्जिन सेट कर सकते हो, आप पेज की साइज चेंज कर सकते हो, आप पेज के स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो कि आपका पेज स्लाइड पोर्ट्रेट मोड में दिखे या फिर लैंडस्केप मोड में दिखे। आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में आपको सिंपली थीम पे अप्लाई करना होगा और थीम पे आप जैसे अप्लाई कर देते हो तो आप अपने स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर देते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टैब के ऊपर, थीम्स। थीम्स टैब के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपने
कलर स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आप अपने प्रेजेंटेशन में फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो और आप अपने इफेक्ट भी कुछ चेंज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वाले टैब के ऊपर। हमारा अगला टैब है ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनिमेटेड लाइक इफेक्ट अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आप ट्रांजिशन टैब से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन का टाइमिंग चेंज करना है तो आप टाइमिंग वाले ग्रुप पे जाके चेक करोगे। टाइमिंग वाले ग्रुप पे आप जैसे चेक करते हो तो वहां पे आप अपने स्लाइड के ट्रांजिशन का टाइमिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो एक 3 सेकंड के लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले वाले टैब के ऊपर। हमारा अगला टैब है वो है एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब का यूज हम तब करते हैं जब हमारी एक स्लाइड के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे हमने कुछ टेक्स्ट ऐड कर रखा है, जैसे इमेज ऐड कर रखी है, टेक्स्ट ऐड कर रखा है और बहुत सारे कुछ ग्राफिक्स ऐड कर रखे हैं। तो उनके ऊपर अगर हमें किसी भी टाइप का स्लाइडिंग इफेक्ट या फिर कोई भी टाइप का एनिमेटेड इफेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो हम एनिमेशन टैब का यूज करते हैं। एनिमेशन टैब में आप जैसे चेक करोगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ एनिमेशंस दिख जाते हैं। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद में उस एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका एनिमेशन सेट हो चुका है। एनिमेशन सेट होने के बाद में आप उस एनिमेशन का टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए भी आपके पास में एक ग्रुप आता है, वो टाइमिंग का ग्रुप है। टाइमिंग का ग्रुप आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हो। तो एनिमेशन टैब में 4 मुख्य कंट्रोल होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला कंट्रोल होता है प्रीव्यू कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल होता है एनिमेशन, तीसरा कंट्रोल होता है एडवांस एनिमेशन, चौथा कंट्रोल होता है टाइमिंग। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन के अंदर जो आपने स्लाइड में एनिमेशन ऐड कर रखे हैं उन सारों के बारे में अगर आपको देखना है, उन सारों की लिस्ट आपको देखनी है तो आप एनिमेशन पेन के जरिए आप देख सकते हो, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से एनिमेशन ऐड किए हैं। ये काम था एनिमेशन पेन का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए नहीं। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।